राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में प्रदेश में चारों ओर सियासी शोर सुनाई पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज जनता को रिझाने में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पार्टियों में उम्मीदवारों के टिकट पर मंथन को लेकर के है। अब राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। ऐसे में सियासी दलों ने उम्मीदवारों की खोज को अब और तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां मजबूत उम्मीदवारों के सर्वे करवा रही है और उसका सहारा ले रही है, तो वहीं पार्टी हरियाणा के सभी विधानसभा में सर्वे के जरिए प्रत्याशियों की तलाश भी कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगी। अब कांग्रेस में टिकटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कांग्रेस के टिकट दावेदार 31 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद सर्वे के आधार पर ही ये टिकट वितरित कांग्रेस में होंगे। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कह रही है, तो कुमारी सैलजा टिकट वितरण को लेकर के सवाल भी उठा रही। कुमारी सैलजा का कहना है कि पार्टी को सही टिकट वितरण करना चाहिए और अगर सही टिकट वितरण नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अजय चौटाला ने टिकट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर एक बार फिर से निशाना भी साधा है। मिनिमल टिकट एरिया होगा, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट देंगे। हैं? ये फार्म भरेंगे। अभी फार्म मांगे 30 तारीख तक। साथ फार्म के साथ पैसे भी भरने पड़ेंगे और वो रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल नहीं है। इस मंथ के एंड तक है, 31 तक है शायद। मतलब जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके बाद देखेंगे, फिर सर्वे करवाएंगे, जो जीतने वाला होगा उसको देंगे, जिताऊ को टिकट देंगे। टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी और जो जिताऊ होगा उसको टिकट दी जाएगी। कोई टिकट सिफारिश नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब मेहनत करें, कांग्रेस का संदेश घर घर तक पहुंचाएं और मेरा कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है, जिसको टिकट मिल जाए, जिस पर राहुल गांधी जी और खड़गे जी का हाथ के पन्ने का निशान हो, सिंबल कांग्रेस पार्टी का, उसको जिता करके भेज देना। अगर उसको हराने के लिए हमारी ही पार्टी में से कोई वोट काटू खड़ा होता है तो उसकी जमानत जब्त करा देना, आप सारी सीटें जीत जाओ। बिल्कुल अनुशासित होकर के, एकजुट होकर के जब चुनाव लड़ोगे तब सीट मिलेगी। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीतेंगे। किस हैसियत से वो कहते हैं, मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं। वो टिकट भी उनको पार्टी हाईकमान से मांग करके लानी है। कहीं सोनिया गांधी जी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहीं प्रियंका जी की चुन्नी उठानी पड़ेगी और कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के कोई टिकट का जुगाड़ होगा। 60 के सपने कहां ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टिकटों से पहले ही आप देख रहे हैं कि जो सवाल हैं और आरोप प्रत्यारोप हैं वो शुरू हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस अब इसको किस तरीके से देखेगी और कांग्रेस कैसे ही इन टिकटों का वितरण करेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरा ये है कि पार्टियों के बीच में भी आप देख रहे हैं कि इसी को लेकर के अब जो वार पलटवार है या जो आरोप प्रत्यारोप है उनका दौर भी शुरू हो गया है। एक तरीके से तंज भी आप कह सकते हैं कि कसे जा रहे हैं। लेकिन इसके मायने क्या है, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी स्वागत। दीपकमल सारन जी हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपकमल सारन जी आपका स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डू जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी स्वागत है। विद्रोही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे और अभी आपने सुना, अभी चूंकि भूपेंद्र हुड्डा ने भी वही बात कही, दीपेंद्र हुड्डा भी, उदय भान भी वही बात कर रहे थे। जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको आप टिकट देने वाले हैं। एक तो पार्टी की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि आप जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, कुमारी सैलजा कह रही हैं कि टिकट वितरण सही से नहीं किया तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, अजय चौटाला जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपनी टिकट तो कंफर्म कर लें, क्योंकि इसके लिए आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने जाना होगा। कैसे इसको देखा जाए, एक तो जो बयान दिए जा रहे हैं और दूसरा आपकी पार्टी के अंदर सही जो सवाल उठा। विद्रोही जी। आयुष जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को, भाई दीप कमल जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार।
26 जून को पार्टी हाईकमान ने हरियाणा के 34 नेताओं के साथ बैठक कर बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि अब की बार किसी भी नेता के रिकमेंडेशन से टिकट नहीं मिलेगी। टिकट उसी को मिलेगी जो पार्टी का सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा और पार्टी का वफादार होगा। उसके लिए पार्टी हाईकमान ने उसी दिन तय कर दिया था कि भाई 31 जुलाई तक सबके आवेदन मांगे जाएं और जो मजबूत उम्मीदवार होंगे उनका हम सर्वे करवाएंगे और उसके आधार पर टिकट देंगे। अब बहन शैलजा जी भी यही बात कह रही है कि मजबूत उम्मीदवारों को और सही उम्मीदवारों को टिकट दें। अगर कोई नेता ये समझता है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे उदय भान जी हैं और चाहे कुमारी शैलजा जी हैं या कोई है, कि भाई हम जो रिकमेंड करेंगे वो मजबूत और हम जो ना रिकमेंड ना करें वो कमजोर, ये बात अब की बार नहीं चलने वाली। मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपसे कह देता हूं। अब चाहे उनके समर्थक को टिकट मिले या ना मिले, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, पर पार्टी ने तय कर दिया कि ये टिकट मजबूत उम्मीदवारों को मिलेगी और सर्वे कोई हरियाणा के नेता नहीं करवाएंगे, सर्वे पार्टी के निर्धारित। लेकिन विद्रोही जी, ये बात तो आप लोग पहले भी कहते रहे ना सर, आप तो हमेशा कहते हैं कि मजबूत और जिताऊ को ही आप टिकट देंगे और इससे पहले भी आप यही बात कहते रहे, सर्वे वाली बात भी आप लोग हमेशा से कहते रहे। इस बार नया उसमें क्या हो रहा है? और मैं और मेरा से निकलने की बात अगर कुमारी शैलजा बार बार कह रही हैं, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वो ये बात अगर कह रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार इस ओर इशारा कर रही हैं। आयुष जी आप देखिए 26 जून के पहले के बयान और 26 जून के बयानों में आप अंतर देखिए, दिन रात का अंतर आ चुका है। 26 जून से पहले भी मैं आपको यही कहता था कि भाई नेता जिसको जिताऊ समझ रहे हैं, जो भी नेता उनकी नजरों में जिताऊ हो सकते हैं, पार्टी की नजरों में जो जिताऊ थे उनको टिकट दी गई है और सर्वे पार्टी ने करवाया है। अब किसी की निजी महत्वाकांक्षा पूरी हो ना हो यह अलग इशू है। और मैंने कई आपके चैनल पर तो नहीं, अन्य चैनलों पे कहा था, मेरे साथी मौजूद हैं ये, कि भाई 26 जून के बाद सबके सुर बदल जाएंगे। अब सबके सुर बदल गए। अब कोई अगर पार्टी का नेता ये कह रहा है कि भाई सही टिकट बंटनी चाहिए, जिताऊ लोगों को बंटनी चाहिए, तो क्या बुरी बात कह रहा है? और आप कह रहे हो कि पहले भी, आप 2019 का चुनाव देख लो ना, 2019 के चुनाव में हमारे मजबूत कैंडिडेटों की टिकट कुछ नेताओं ने कटवा दी अपनी पसंद के लोगों को दिलवाने के लिए, जिनको 2000, 5000, 10,000 वोट भी नहीं मिली, और जो मजबूत दावेदार थे वो मुकाबले में निर्दलीय लड़कर भी रहे। अगर 2019 में हम तेरा और मेरा के आधार पर टिकट बांटने की बजाय हम मजबूत उम्मीदवार नहीं, तो विद्रोही जी आप मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पहले नेताओं का अपना जो एक वर्चस्व है वो चल रहा था टिकटों की दावेदारी में? हाँ, मैं कह रहा हूँ चल रहा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ सर। अच्छा, कि अगर वो हम गलती नहीं करते तो हमारे 38 से 40 उम्मीदवार जीतते 2019 में भी, वो हमने गलती की। पर अब हाईकमान ने तय कर लिया। जब हाईकमान तय कर लेता है तो कोई भी नेता कुछ भी कहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वही होगा जो सर्वे के अंदर मजबूत होगा, और सर्वे का हरियाणा के नेताओं से कोई संबंध नहीं है। मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में जो सर्वे हुआ उसका भी हरियाणा के नेता। ठीक है, लेकिन विद्रोही जी, अजय चौटाला तो कह रहे हैं, पहले आप ये तो समझ लीजिए ना भाई भूपेंद्र हुड्डा की आपको खुद को टिकट मिलेगा कि नहीं? अब मैं अजय चौटाला जी की बात पाता हूँ। आपने मेरे को सवाल पूछते रहे, इसलिए मैं उनकी बात तक आया नहीं जी। अब आप अजय चौटाला जी की बात पा जाइए। अजय चौटाला जी कह रहे हैं कोई सोनिया जी का पैर पकड़ेगा, कोई राहुल का, कोई प्रियंका की चुनरी उठाएगा तब टिकट मिलेगी। मैं आपसे बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं, क्या जज्बा को ये बात कहती शोभा देती है? क्या जज्बा में कैसे टिकट मिलती है? कोई दिग्विजय का पैर पकड़ता है, कोई दुष्यंत का पकड़ता है, कोई अजय का पकड़ता है, वो तो तीसरे से कंसल्ट भी नहीं करते। तो जो दल विशुद्ध रूप से पारिवारिक हो और एक क्षेत्र विशेष का दल हो, उसको कम से कम, मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि भाई बहुत सीनियर आदमी अजय चौटाला जी, मेरे तो उनसे तब 80 से व्यक्तिगत संबंध है, जब वो भी वर्कर थे और हम भी वर्कर की हैसियत से काम करते थे। मुझे आशा नहीं थी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अजय चौटाला जी को हमेशा ही बड़ी सॉफ्ट और सभ्य बात करते देखा है, पर पता नहीं कभी एक आध बात वो आवेश में या हताशा में ऐसी कह देते हैं जो कम से कम मेरे हिसाब से अजय चौटाला जी की जो आज तक की राजनीति रही है उसके स्टेचर के अनुकूल नहीं है। फिर भी वो कहते हैं विपक्ष के नेता हैं, उनका अधिकार है, हमारे विरोधी हैं, अब वो हमारी प्रशंसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको जो वोट मिलनी है वो हमारे विरोध में ही मिलेगी, हमको गालियां बककर मिलेंगी। तो मैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार को कुछ नहीं कहता, पर मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ
कि दीप सब कमल जी, बताते अजय जा चौटाला रहे जी हैं को इस बात- तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। दीप कमल जी। देखिए, ये दुविधा तो अभी सामने ही दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी में टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने से बटेंगी या फिर किसी मेरिट के आधार पर बटेगी। अगर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मेरिट के आधार पर और किसी सर्वे के आधार पर ही बटेगी, तो फिर ये क्यों प्रचार किया जाता है कि पिछले चुनावों में गलत टिकटें बंटवाई गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर टिकटों का वितरण होता तो फिर हम ज्यादा सीटें जीत जाते और सरकार बना लेते। या उनके समर्थक ये क्यों कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उन्हीं के इशारे पर अगला चुनाव, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना, जबकि ऐसी कोई घोषणा तो हुई नहीं है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। और अगर इसके अंदर ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब टिकट बांटते हों तब अच्छे नतीजे आते हैं, तो क्या 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी नहीं चली? क्या 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी नहीं चली? और क्या 2019 लोकसभा चुनाव में जब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ रहे थे और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे थे और उनके मित्र कुलदीप शर्मा करनाल से चुनाव लड़ रहे थे और आगे उनके मित्र सरदार निर्मल सिंह अंबाला कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, क्या ये टिकटें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से नहीं बटी थी? क्या कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटों में भी उनकी सहमति नहीं थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? वो सारे के सारे चुनाव क्यों हारे? अगर इतने अच्छे जिसको कहेंगे नीति निर्धारक या राजनीति का जो वो एक फॉर्मूला उनके पास हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, तो क्या 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी पार्टी निरंतर ढलान पर नहीं रही है? आज हम 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए देखते हैं कि बड़ी खुशी का माहौल है। 9 सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी के पास, 67 सीटें जीती जाती थी और आज 5 लोकसभा जीतने के बाद सेहरा तैयार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम का। क्या कभी भी किसी हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक, अगर किसी पैनलिस्ट को ध्यान में आता हो, अगर आयुष भाई आपको ध्यान आता हो, एक दिन भी पिछले 20 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आकर यह कहा हो कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और यहां पर हार हुई है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, या फिर मेरे नेतृत्व में यह हार हुई है? कभी एक क्षण के लिए भी कभी आज तक कभी कहा हो तो? और जीत छोटी सी भी हो जाए तब भी सेहरा 1 मिनट में तैयार फिट आता है बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम का कि बस वही करता धरता है हर चीजों के। मुझे हैरानी तब हुई थी 2014 में, और मुझे उनका कद था, राजनीतिक कद, तभी एकदम से मेरी नजरों में नीचा हो गया था कि एक मुख्यमंत्री होते हुए 10 लोकसभा सीटें चुनाव लड़वाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले अपने बेटे की जीत पर जुलूस निकाल रहे थे रोहतक में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हारी थी, लड्डू बंट रहे थे और जुलूस निकल रहा था, ढोल बज रहे थे, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 9 से 1 पर आ गए, ये नहीं कहा, ये कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जीत गए। वाह जी वाह, मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरा। ये चीजें कद बनाती हैं इंसान का और ऐसी ही चीजों से कद गिरता भी है। राजनीति में चाहे फैसले हों, चाहे जुबान हो, चाहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो, सब चीजें लोग देखते हैं। और ये ठीक है, ये आज का दौर सही है कि हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार हरियाणा में और 10 साल की सरकार नहीं, लेकिन दीप कमल जी वही तो कह रहे हैं ना, इस बार बदलने की बात वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी वही बात कही कि ठीक है कि पिछला जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस बार तो हम सर्वे के आधार पर जो जिताऊ होगा उसी को देंगे, किसी की कुछ चलने वाली नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें अब के लिए हैं। अगर परिणाम ठीक नहीं आया तो फिर कोई ना कोई ठीकरा फोड़ने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे जिम्मेदारी लेने के लिए। ये कोई ना कोई और तैयार किया जाएगा, चाहे उदय भानु, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं तो इसलिए मैं उसी आधार पर तो कह रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में चुनाव नहीं हारे? क्या राज्यसभा के चुनाव नहीं हारे? क्या कोई उपचुनाव नहीं हारे? किसी एक भी क्षण पर उस शाम को या उसके अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं टीवी पर देखिए हो तो आप मेरे को बता दो। जब भी चुनाव हार हुई, मैं जवाब लूंगा विद्रोही जैसे, लेकिन मैं बेनीवाल जी का करता हूं। बेनीवाल जी, टिकाऊ और जिताऊ को ही इस बार टिकट मिलेगा, कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। कुमारी सैलजा भी जो बात कह रही है उसको भी ये कह रहे हैं विद्रोही जी की हाँ वो ठीक है, वो पार्टी के नेता है तो सही बात कह रही है कि भाई मैं मेरा मत करिए, जो सही जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दीजिए। कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नए बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी को आपके चैनल के माध्यम से हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भानु या कुमारी सैलजा, पहले तो ये आपस में सामंजस्य तो बना लें कि ये हम जो बातें कह रहे हैं, सुरजेवाला जी भी जो बातें कह रहे हैं, ये हमारी बातें एक दूसरे से तर्कसंगत हैं तो नहीं, या एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं कि नहीं खाती हैं। संगठन बनाने की अगर ये लोग बात कर लेते हैं तो जूते चप्पल गालियां पता नहीं क्या क्या चलता था, वो सबके न्यूज चैनल पे चला है, वो किसी से छिपा नहीं है। और ये आज कह देना कि भाई
हम तो मेरिट के आधार पर टिकट देंगे। तो क्या 2005 और 2009 में जब आप लोगों की सीटें आई थी तब मेरिट के आधार पे थी या नहीं थी, वो भी बताना पड़ेगा। 2014 और 19 में आप लोग हारे हैं, वो तब मेरिट के आधार पे थी कि नहीं थी, वो भी आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये 4 चुनाव आपके सामने, जिसमें 2 बार आपकी सरकार बनी, 2 बार आपकी सरकार नहीं बनी। तो ये आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि कब आपके नेताओं की चली है, कब आपके सेंटर के नेताओं की चली है। और ये अभी एक डकोसला कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो 31 जुलाई तक फॉर्म भर रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के लिए दिसंबर तक इनके पास 500 कैंडिडेट आ गए थे, बार बार दिखाते भी थे, और विद्रोही जी भी कहते थे कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स आ चुके हैं, इनमें से छटनी चल रही है, उनमें से एक भी कैंडिडेट को इन लोगों ने टिकट दी हो तो बता दें। घूसखोरी का एक नया प्रपंच उलट दिया। वो हुड्डा साहब ने कहा कि मतलब पैसे लेंगे अब की बार फॉर्म भरने के, पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल पैसा है। किस बात का भैया? तो ये सब पैसा कमाने का जरिया बना लिया इन लोगों ने कि किसी तरीके से पैसा इकट्ठा हो जाए हमारे पास, और टिकट तो हमें अपनी मर्जी के लोगों को देनी है। 10 एमपी के कैंडिडेट नहीं थे आयुष भाई, 2 एमपी के कैंडिडेट, एक देहरादून से लेकर के आया गया, एक मुंबई से लेके आ गया। हरियाणा में 10 कैंडिडेट नहीं थे, ये 90 कहां से लेके आ जाएंगे? तो कोई भी बात नहीं है, ये निराधार बातें हैं, झूठ का फिर भी तो बेनीवाल जी 5 तो जीती ना भाई, वो तो गेन, उन्होंने तो गेन ही किया, लॉस तो आपका हुआ अभी। और रही बात संगठन की, तो वो भूपेंद्र हुड्डा तो बार बार के जब बिना संगठन के वो 5 सीटें जीत ले रहे हैं, और पिछली बार भी उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हमारा अच्छा था, थोड़ा सा रह गए, इस बार वो और अच्छा हो जाएगा, संगठन भी हम बना लेंगे। तो दोनों ही प्रश्नों का जवाब तो इस तरह से देते हैं। अभी मेरी जो आपकी बातें हैं इनका जवाब मैं भी दूंगा, लेकिन मेरे जो साथी हैं, इनेलो के प्रवक्ता हो या जेजेपी के प्रवक्ता हो, उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो दोनों ये कहते हुए नजर आएंगे आपको कि भैया जो हमारा वोट था, जो हमें वोट पड़ना चाहिए था, वो भी कांग्रेस को चला गया। वो दोनों अब ये भी कहेंगे कि हमारे एरिया से जिन जिन में कभी इनकी जमानत नहीं बची, वहां पर कांग्रेस को लीड मिली है। यानी कि इनेलो का जो अपना वोट परसेंटेज था वो भी कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, जो जेजेपी का वोट परसेंटेज था वो भी कांग्रेस को शिफ्ट हुआ। यानी कि जब ये चारों महारथी मैदान के अंदर होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, या और भी कोई दल या निर्दलीय साथी जो आएंगे मैदान में, सबका अपना वोट परसेंटेज होता है और सब अपने अपने हिसाब से अपनी वोटें लेके जाते हैं। जो जनता के साथ अट्रैक्शन होता है, जो इंटरेक्शन जनता के साथ उस कैंडिडेट का होता है या पार्टी का होता है, उसके साथ लोग जाते हैं कि किस पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारे तर्क संगत है, कौन सी पार्टी की नीतियां हमें अच्छा लाभ पहुंचाएंगी या हमारे हरियाणा को आगे लेकर के जाएंगी। उन नीतियों के साथ जनता जाती है, ना कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा। फिर तो अगर इनके जिताऊ कैंडिडेट की बात करूं तो 90 की 90 जीत जाएंगे फिर तो, यानी कि एक भी कैंडिडेट हारने वाला नहीं होगा। और जब पिछले चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव हारे थे, क्या ये दोनों कैंडिडेट 90 के 90 तो खैर ठीक है, ये तो दावे की बात है, लेकिन भाई जिताऊ का मतलब तो ये है ना कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो तो सारी पार्टी, क्यों आप भी तो ऐसी कैंडिडेट को टिकट देंगे ना 90 की 90 सीटों पर? नहीं, हम तो अपने कौन सी पार्टी ऐसी है जो ऐसे उम्मीदवार को ये सोच के देगी कि नहीं ये तो हार ही जाएगा? सब जिताऊ को देती है। अब वो तो जनता तय करेगी, उनकी पार्टी में जो सबसे बेस्ट होगा उसको वो देंगे टिकट। लेकिन जैसे ही हुड्डा साहब या जो भी अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिलाएंगे, बाकी जितने भी कैंडिडेट इनके बच जाएंगे, जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी, ठीक है, जिनको बार बार आप कह रहे हैं कि एक तरीके का दिखावा है। ठीक है, मैं विद्रोही जैसे इसका जवाब लूंगा। रेडू साहब कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि अब तो जिताऊ टिकाऊ की बात हो रही है और ये कहा गया कि भाई पीछे जो कुछ भी हुआ उसको भूलिए, इस बार नहीं चलेगी किसी भी नेता की टिकट वितरण में कम से कम। कैसे देखते हैं, क्या भरोसा कर पाएंगे इस बात पर? हाँ देखिए आयुष जी, वैसे तो हर एक पार्टी 5 साल तक बड़ा लंबा इंतजार करके चुनाव के दौरान ये चाहती है कि हमारे जो कैंडिडेट है वो जिताऊ हों और हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश में बड़ी पार्टी बनी। सभी की ये इच्छा होती है, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके सामने, देखिए ये इनका अंदरूनी मामला है, इसमें ज्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन क्योंकि का ये विषय है आज का और पार्टी किसी की घरेलू नहीं होती, वो एक सार्वजनिक मंच होता है, उसके ऊपर विचार किए जाते हैं। जो इनका अपना मामला, घरेलू मामला, जिस प्रकार से आज भी चाहे कुमारी शैलजा जी की बयान है, चाहे भूपेंद्र जी के बयान है, तो कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं कि हम जिताऊ को ही टिकट देने का काम करेंगे। मुझे ये बताइए, क्या महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम और करनाल के जो कैंडिडेट लोकसभा में उतारे वो सर्वे में कहीं भी टिके हुए नहीं थे और उनका पूरा विरोध भी था पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा, और इन 3 टिकटों को डिक्लेयर करने में कई मीटिंगें एक्स्ट्रा लेनी पड़ी थी इनको, और आखिर में इनको टिकट दी गई और ये हार भी गए।
तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावे की बात है, कहने की बात है। जिस टाइम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आएगा उस टाइम इनके सामने मेरे हिसाब से दो ही तथ्य इनके सामने रहेंगे, उसके ज्यादा ना बन जाए, इसके ज्यादा ना बन जाए, इसकी टिकट ज्यादा ना चले जाए, उसकी टिकट ज्यादा ना चले जाए। एक को काटने के लिए ये पूरा जोर भी लगाएंगे। और इनकी टिकट जब आज इन्होंने हर हलके में एक बड़ा भ्रमजाल फैलाया हुआ लोगों के बीच में, सभी के कान में फूंक मार रखी कि भाई टिकट आपको मिलेगी, टिकट आपको मिलेगी। किसी के कान में शैलजा जी ने मार दी, किसी के कान में रणदीप जी ने मार दी, किसी के कान में दीपेंद्र जी ने मार दी और किसी के कान में भूपेंद्र जी ने मार दी कि भाई आपकी टिकट है, आपकी टिकट है। इस तरह से कि ये लग रहा है जैसे कांग्रेस के कई टिकटार्थी हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी। एक हल्के की एक टिकट होती है तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, एक पार्टी की कईयों को तो मिल नहीं सकती। तो दो अन्य जिनके कान में फूंक मार रखी है तो वो बिल्कुल उसका विरोध भी होगा, कैंडिडेट को हराने का भी काम करेंगे और ये हारेंगे भी। इनका कोई भविष्य नहीं। ये लेकिन साहब एक सीट पर कई दावेदार तो आपके यहाँ भी हो सकते हैं, सब पार्टियों में हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक सीट पर कोई एक ही दावेदार होगा। तो ये चीज आपके ऊपर भी उतनी ही एप्लीकेबल होगी जितनी कांग्रेस के ऊपर है। नहीं, आयुष जी कंपैरेटिवली जो है कांग्रेस पार्टी में ये ज्यादा है, धरातल के ऊपर ये सच्चाई है। क्योंकि हर पार्टी जो है ना एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाली पार्टी है। इन जैसा अनडिसिप्लिन किसी भी पार्टी में है, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इनके नेता जो तय कर देते हैं वो मान्य होते हैं। कांग्रेस पार्टी का अनडिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो सबके सामने है। 10 साल में ये अपना संगठन नहीं खड़ा कर सके, ये केवल और केवल आपसी रंजिश के कारण, आपसी फूट के कारण ये सबके सामने। आज किसी भी पार्टी का कोई नेता, उनका तो कहना यही तो लोकतंत्र है पार्टी के अंदर। आपके यहाँ तो जो बात कह दी गई वो मान्य है, उनका लोकतंत्र है। अगर उनको लगता है बुरा है तो वो कह देते हैं वहां पर, उसमें क्या दिक्कत है? आयुष जी कह दो, ठीक है। इतना बड़ा लोकतंत्र भी अच्छा नहीं होता है कि उसमें कोई कहीं जाए, कोई कहीं रहे, कोई कहीं कुछ करे। अब देखिए दूसरी पार्टियों का कोई पद खाली होता है, हमारी पार्टी का पद खाली हुआ प्रदेश अध्यक्ष का। हमारी पार्टी ने रामपाल महाजन जी को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी, कोई जरासी भी कहीं से कोई आवाज नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, कहीं कोई से आवाज नहीं आई। और जेजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना, कहीं ब्रज शर्मा को, कहीं कोई आवाज नहीं आई। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं बना सकती, टिकटों का बंटवारा। ये बड़ी बात कही आपने विद्रोही जी। विद्रोही जी, दो बातें बड़ी मोटे तौर पर। एक तो ये कि भाई जब जीत होती है तो उसके लिए तो सेहरा बांधने आ जाते हैं, कभी हार का तो आप लोगों ने जिम्मेदारी ली नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की ओर बड़ा स्पष्ट तौर पर दीपकमल जी ने कहा। और दूसरा ये है कि ये भी एक तरीके का दिखावा ही है कि हम सर्वे के आधार पर देंगे। ये तो हर बार आप लोग करते, उसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ढकोसला है। कैसे देखेंगे? देखिए आयुष जी, विपक्ष के साथियों का काम आरोप लगाना, लगाते रहे। मुझे आश्चर्य हुआ, इन्होंने 2 नाम गिना दिए कि भाई एक उत्तराखंड से लाए ये लोग। भाई वो तो जीतते हैं, वो कमजोर कैसे थे? कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। बोले एक बंबई से लाए, जिनको ये बंबई से लाया हुआ बता रहे हैं 7,33,000 वोटों से वो उन्होंने वोट ली और राव इंद्रजीत जी को पसीने आ गए। और राव इंद्रजीत ने खुद कहा कि ये तो मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर मैं जीत गया ना, भाजपा ने तो मुझे हरवा दिया था। वो कैसे कमजोर आदमी है। इन्होंने कहा भिवानी की टिकट ऐसे ही दे दी। अरे भैया ठीक है, 40,000 से हम हार गए, यादव वोट हमको नहीं मिली, जिसका हमको अनुमान था कि हमें मिल जाएगी। वो अगर मजबूत उम्मीदवार नहीं होते और यादव वोट हमको मिल जाती तो हम भिवानी भी जीत जाते। तो कौन सी हमारी रणनीति गलत थी? ये कहते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 2014 में हारे, उसके बाद आप देख लो उनको कहाँ महत्व दिया पार्टी ने। दूसरों को महत्व दिया, तंवर को महत्व दिया, शैलजा जी को दिया, रिजल्ट नहीं निकले, फिर हुड्डा को दिया। तो पार्टी सब करती है, जो रिजल्ट नहीं देता उसको हटाती भी है, परंतु जो दूसरों को बनाते हैं वो अगर रिजल्ट नहीं देते तो फिर किसी को लाना पड़ता है। तो ये तो हर दल में होता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये गुटबाजी की बात करते हैं, हमारे ऊपर तो आरोप लगाती है भाजपा। आप राव इंद्रजीत के 3-4 वक्तव्य अलग अलग संदर्भ में देख लो। कानून व्यवस्था पे कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि यदि यही हालत रही तो भाजपा को भारी नुकसान होगा। गुड़गांव में सफाई घोटाले पे कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, अर्थात उन्हें हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की जांच पे विश्वास नहीं है। गुटबाजी का भी सवाल उनसे पूछा
तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में भी गुटबाजी है, क्योंकि भाजपा हरियाणा में नई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस से कम गुटबाजी है, और जो ही भाजपा पुरानी पार्टी होती चली जाएगी, कांग्रेस जितनी गुटबाजी भाजपा में भी हो जाएगी। ये इनका केंद्रीय मंत्री कह रहा है। नेता के लिए कह रहा है कि भाई मेरे को 20 साल से भाई मंत्री बना रखा है, मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे। अपने वर्करों कह रहे हैं कि भाई इंसाफ मंच के नाम से चुनाव लड़ेंगे। अब क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि जब पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता है तो वो जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र नुकसान भी दे देता है, परंतु नुकसान हो या फायदा हो, लोकतंत्र रखना जरूरी है। अब इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और जहां तक मैं आपको लेकिन ये प्रश्न सबसे अहम था ना कि भाई ये गुटबाजी इस बार चलेगी या नहीं चलेगी, ये आप कैसे दावे से कह सकते हैं? तो हर बार नेता ये कोशिश करते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट मिले। सर मैं उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए सर, मैं तो एक जमीनी धरातल का साधारण सा कार्यकर्ता हूं। मैं अपने 20 साल के कांग्रेस में अपने निजी अनुभव के आधार पर बताता हूं। जो ये मेरे साथी कह रहे हैं ना कि नेता कान में फूंक मारते हैं कि तेरे को टिकट, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ बता रहा हूं, कोई भी नेता कांग्रेस का, चाहे भूपेंद्र हुड्डा है चाहे शैलजा है, किसी भी नेता को ये गारंटी नहीं देते तेरे को टिकट मिलेगी, नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि भाई काम करो, तेरी देखते हैं क्या होगा। तो कम से कम मैं कांग्रेस की कह सकता हूं कि नहीं देते। अगर मैं पीछे हरियाणा की राजनीति में जाऊं तो हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि इनेलो प्रभावी था, इनेलो के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जरूर कहता था खुलेआम कि तेरे को टिकट देंगे, देवीलाल भी नहीं कहते थे। रणजीत चौटाला कहता था तेरे को निश्चित रूप से टिकट देंगे। और जब मैं भाजपा में जाऊं तो भाजपा में तो लोगों को लाते ही इसलिए थे कि भाई तेरे को लोकसभा के टिकट क्या सर्वे के आधार पर थे? नाम गिना सकता हूं, नहीं सर, मैं एक एक का नाम गिना सकता हूं और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे बताइए सर्वे के आधार पर थे क्या लोकसभा के चुनाव के जो टिकट आपने? बिल्कुल लोकसभा का चुनाव सर्वे पे दिया गया है। तो सर्वे के आधार पर थे तो फिर कुमारी शैलजा क्यों कह रही थी कि भाई ये जो टिकट वितरण है वो सही नहीं? मुझे व्यक्तिगत नेता की बात का जवाब नहीं देना। मैं एक बात और कह देता हूं। व्यक्तिगत कैसे हो गए? आपकी पार्टी की चुनी हुई सांसद है, बिल्कुल मैं इतनी महत्वपूर्ण पदों पर रही है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष तक वो रही है, सुनिए सर, मंत्री रही है वो, और आप कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत उनका बयान है। हाँ मैं कह रहा हूं, शैलजा जी पर यही आरोप लगे थे छत्तीसगढ़ के अंदर कि उन्होंने पैसे देकर टिकटें बांटी, गलत टिकटें बांटी। वो बड़ी नेता थी, आरोप लगाने वालों को पार्टी से बाहर करवा दिया। अब क्योंकि बड़े नेता है उन पर कार्रवाई नहीं होती। अब बड़े नेता जो पर कार्रवाई कांग्रेस नहीं करती, इसलिए मनमानी बात कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप कहते हो ना कांग्रेस गलत टिकट बांटती है, मैं उसको भी अपने राजनीतिक आधार पर कह रहा हूं। देखिए देश में कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी होती थी, एक तरफा रहती थी। तब कांग्रेस में वर्षों से परंपरा चली आ रही थी कि भाई 10% 20% टिकट तो हारने वाले उम्मीदवारों को देती थी कि भाई नेता को खुश करते थे, फलाना नेता खुश कर दो, फलाना नेता खुश कर दो, कि भाई पार्टी के नेता खुश रहे, जीत तो हम जाएंगे। परंतु 2009 के बाद परिस्थितियां बदलने लगी हैं, और 2009 के बाद जब परिस्थितियां बदली तो कांग्रेस को भी एहसास हुआ कि भाई जो तुम लोग ऊपर से मनमाने हारने वालों को भी टिकट देते थे, इस पर रोक लगानी होगी। उसकी शुरुआत कांग्रेस में हो चुकी है। जो शुरुआत 2014-19 में हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो 2024 से शुरू हुई है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि पिछली गलतियों से सीख करके कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राजनीतिक धरातल की, ठीक है, देव कमल जी आप कह रहे थे कि जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है, जिम्मेदारी व्यक्ति के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा ने भले ही ना ली हो, लेकिन पार्टी ने तो समझा ना। उन्होंने अशोक तंवर को भी जिम्मेदारी दी, कुमारी शैलजा को भी जिम्मेदारी दी। जब वो लोग भी सही खरे नहीं उतरे तो फिर से भूपेंद्र हुड्डा पर आ गए। नहीं, ये तर्क और ये उदाहरण गलत है विद्रोही जी का। मैं आपको 2019 का बताता हूं। 2019 के अप्रैल मई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों लोकसभा का चुनाव हारे, और उसके 2 महीने बाद अगस्त या सितंबर 2019 में किरण चौधरी से नेता विपक्ष का पद लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया गया। खुद दोनों पिता पुत्र हारे और उसके 2 महीने बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन जाएं किरण चौधरी को हटाकर, ये इनाम हुआ या सजा हुई? और उसके बाद अशोक तंवर जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त, उनकी जब टिकटों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और टिकटों पे फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमानी कर रहे थे, इसी वजह से तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे सितंबर 2019 में, जब नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों हार के बाद, पिता पुत्र की हार के बाद, और फिर से वो टिकटें वही बांटने लगे थे। तभी तो वो
अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आई थिंक 4 सितंबर के आसपास 2019 में कुमारी शैलजा को। और अगर यूं कहे कि प्रदेश अध्यक्ष या किसी पद के हिसाब से तो 31 सीटों का सेहरा तो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का बढ़ता है। कभी किसी प्रवक्ता ने कहा है कि 31 सीटें अगर 2019 में आई थी तो कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी उस वक्त? कोई भी नहीं कहता, एक भी नहीं कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेरी परखी हुई चीज है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष के विद्रोही जी कह रहे थे कि दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है तो थोड़ी तो आलोचना करेंगे ही। मैं इस बात की पूरा मेरे पास आंखों देखा हाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने आज तक किसी भी खराब स्थिति के लिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर जो विफलताएं रही हो उनकी, या पार्टी पर कब्जा कर जो रखते हैं उसके बावजूद जो चीजें हुई हो, कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं ली। ये इनका चरित्र ही नहीं है, ये वो नहीं है। और आसपास के जो 10-15 लोग हैं वो बचाव करते हैं, वो उस वक्त गायब हो जाते हैं या किसी और तरीके से कवर दे देते हैं। अभी बीच में प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी कि उदय भान को जब बनाया गया और कुमारी शैलजा के बाद उदय भान को जब बनाया गया है तो इनकी पार्टी के एक ऐसे नेता उस बात से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम के, मैं यहां नाम ले दूंगा तो सनसनी हो जाएगी, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को बिल्कुल तैयार थे सिर्फ उदय भान को बनाए जाने से। तो ये जो लोकतंत्र की बात हो रही है कि आंतरिक लोकतंत्र है और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी लोग इधर उधर जा पाते हैं, वैसा नहीं है। पार्टियों को अब सभी लोगों ने, जो बड़े ठेठ राजनीतिक लोग हैं, जो घाघ राजनीतिक लोग हैं, मजे हुए राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने पार्टियों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना लिया आगे बढ़ने का। उनकी निष्ठा ना इस पार्टी में ना उस पार्टी में है। जो ये फुदक रहे हैं इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं बहुत से लोग, या थोड़े दिन पहले बीजेपी की तरफ जा रहे थे, इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि हाँ ये सत्ता में है या ये सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। कहां जाती है आइडियोलॉजी, कहां चली जाती है? किरण चौधरी की हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई की हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो। आम आदमी पार्टी एक वो बन गई एक जगह कि यहां वहां कहीं जगह नहीं, तो एक बैरक की तरह, एक जैसे बसों की एक वर्कशॉप होती है ना कि हाँ कहीं पे दोनों प्रमुख पार्टी में नहीं जगह मिल रही है तो आम आदमी पार्टी के अंदर जाके थोड़े दिन बैठ जाओ, वहां से फिर वापिस जहां पे जीत लगने लगे, जिसकी सरकार आने लगे। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बन गए हैं, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो। उनको ये जो ठेठ राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ वक्त निकालने के लिए, ठीक है, विधानसभा या लोकसभा की दहलीज के अंदर पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई आइडियोलॉजी से कोई लेना देना केवल नहीं। कांग्रेस में, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे एग्जांपल देकर के भी विद्रोही जी बता रहे थे, इसलिए आप अपनी पार्टी को भी देखिए। मैं वही कह रहा हूं, सारी पार्टियों में, हमारी पार्टी में तो बहुत भुगता है इस बात को। 12 मार्च को हमारा सरकार से गठबंधन खत्म हुआ, उसके बाद एक हफ्ते में ही लोगों को ये याद आने लगा कि हम किसान आंदोलन में क्यों नहीं गए, हम पहलवानों के आंदोलन में क्यों नहीं गए, हमने सरकार रहते हुए लोगों के लिए ये काम नहीं किए। 4.5 साल तक उन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर आते थे हजारों लोग। इसीलिए तो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं ना दीप कमल जी। अब ये जनता तय कर देगी कि जो गया वो सही गया या गलत गया। ठीक है बेनीवाल जी, आपकी पार्टी में गुटबाजी, आप पहले अपनी पार्टी को देखिए, विद्रोही जी को क्या आप बता रहे हैं? आपके नेताओं के नाम ले लेकर के कोट कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, इनके जैसे पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी भी कहीं भी संगठन के नाम पर सुई जैसी आवाज भी दिखी हो, इनके संगठन बनवा दो, 22 जिलाध्यक्ष आज घोषित करवा दो इनसे। अगर कल ही जूते चप्पल इनके सारे ऑफिसों पे ना चल जाए, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना चल जाए, तो ये बात करेंगे कि अनुशासन की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के हिसाब से चलती है, संगठन के हिसाब से चलती है, और इसी संगठन के हिसाब से बार बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अब तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है, सिर्फ संगठन के दम पर। और जनता के साथ जो संवाद जो स्थापित किया है, जो जनता के काम किए गए, उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ बहुत आगे है। मैंने 2 बार पिछली बार वक्तव्य में भी बोला कि जनता के चहेते आपके नेता होने चाहिए, आपके उम्मीदवार जनता के चहेते होने चाहिए, और आपकी पार्टी की नीतियां जनहितैषी होनी चाहिए। जब जाकर के आपका कैंडिडेट जीतता है, ये जीता हुआ है वो जीता हुआ है, ऐसे कभी नहीं जीता। जनता अगर उस कैंडिडेट को चाहती है तो आपका कैंडिडेट जीतेगा, और जनता को लगता है कि इस पार्टी का कैंडिडेट ये है और इसकी नीतियां भी बहुत अच्छी हैं, हमारे काम आएंगी, हमारे हरियाणा को आगे लेकर के जाएंगी, तभी कैंडिडेट जीते। इसके अलावा कोई मापदंड नहीं होता कि इस तरीके से हम ये जुगाड़ लगा करके जिता देंगे या फर्जी वोट डलवा देंगे, ऐसी तरीकों से ना। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हम लोग को इंतजार कर लेना चाहिए कि ये भाई जिताऊ जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस कैसे सेलेक्ट करती है, और गुटबाजी को लेकर जो प्रश्न है उससे कैसे वो बाहर निकलते हैं। शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने।
तो हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के सामने, एक तो जिताऊ कैंडिडेट को लाना और दूसरा ये जो गुटबाजी को लेकर के या अपने ही नेता जो सवाल उठा देते हैं उससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी, ये बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी के सामने भी है। और देखना यह है कि इस बार के चुनावों में वो किस तरह से इससे निकल पाती है। आज जनता जाने हमें मेरे साथ फिलहाल इतना ही।